हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कलचुरी वंश के प्रशासन एवं राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कलचुरी वंश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अब हम कलचुरी वंश के राज्य का विभिन्न क्रमों में विभाजन को देख लेते हैं। तो कलचुरी वंश का जो साम्राज्य या राज्य था वह मंडलों में विभाजित था। इस मंडल के जो प्रमुख होते थे उन्हें मांडलिक या महामंडलेश्वर कहा जाता था। यह जो मंडल था वह 1,00,000 ग्रामों का एक समूह होता था। यह जो मंडल थे वो गढ़ों में विभाजित थे। ये जो गढ़ थे वे 84 ग्रामों का एक समूह हुआ करते थे। इन गढ़ों के प्रमुख को दीवान कहा जाता था। वहीं प्रत्येक गढ़ बरहों में विभाजित होता था, जो कि 12 ग्रामों का एक समूह होता था और इसके प्रमुख को दाऊ कहा जाता था। बरहों के जो 12 ग्राम हैं उनके प्रत्येक ग्राम के मुखिया को गौटिया कहा जाता था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कलचुरी वंश के प्रशासन में राज्य जो है वह मंडलों में, मंडल गढ़ों में, गढ़ बरहों में और बरहों जो हैं वे फिर सबसे छोटी इकाई के रूप में ग्रामों में विभाजित थे। ठीक है, अब राज्य के विभाजन के बाद हम राजा के मंत्रिमंडल को देख लेते हैं। तो इनमें महामंत्री या महामात्य होते थे, जो कि राजा के प्रमुख सलाहकार होते थे। इसके बाद महासंधि विग्रहक नामक एक मंत्री का पद होता था, जो कि विदेश विभाग का प्रमुख होता था। यानी कि पड़ोसी राज्यों से किया जाने वाला किसी भी प्रकार का व्यवहार से संबंधित जो भी सलाह होता था वह राजा को महासंधि विग्रहक के द्वारा दिया जाता था। इसके बाद अगला आता है महाध्यक्ष। यह जो होता है वह सचिवालय का प्रमुख होता था। इसके बाद दो नाम हैं, महाप्रतिहार और महाप्रभात्री या महाप्रमात्री। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आप इनको ठीक से समझ लीजिए। महाप्रतिहार जो होता है वह संचार विभाग का प्रमुख होता है और महाप्रभात्री या महाप्रमात्री जो होता है वह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता है और लगान का निर्धारण का जो कार्य है वह मुख्य रूप से महाप्रभात्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला जो पद होता है वह होता है महाकोटपाल। यह जो महाकोटपाल होता है वह दुर्ग या किले का रक्षक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। उसके बाद है महापुरोहित, जो कि धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था और सोलकीक जो है वह महाप्रभात्री के अंतर्गत कार्य करता था और कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद है पूर्व प्रधान, जो कि नगरीय क्षेत्रों का प्रमुख अधिकारी होता था और ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें ग्रामकूट या ग्राम भोगिक कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह ग्रामागमिक जो है वह यातायात विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इस प्रकार राजा का जो मंत्रिमंडल था वह विभाजित था। अब आगे चलते हैं और कलचुरी प्रशासन के विभिन्न विभाग एवं उनके प्रमुखों को देख लेते हैं। तो राजस्व प्रबंध हेतु राजस्व विभाग होता था, जो कि भूमि का माप करवाकर लगान का निर्धारण करता था। मैंने आपको बताया कि राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता है वह महाप्रमात्री या महाप्रभात्री होता है। राजस्व से संबंधित एक तथ्य है कि यहाँ पर चांदी का एक छोटा सा सिक्का होता था, जिसे कलचुरी साम्राज्य में पौर कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद न्याय व्यवस्था के लिए न्याय विभाग था, जिसमें दांडिक नामक एक अधिकारी के संबंध में उल्लेख मिलता है। संभवतः यह न्याय अधिकारी होता था। अगला जो विभाग है वह धर्म विभाग है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञ से संबंधित कार्य किए जाते थे। धर्म विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था वह महापुरोहित होता था एवं दान पात्रों में लेखा जोखा और हिसाब किताब करने वाले व्यक्तियों को धर्मलेखी या 10 मूली अधिकारी के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों ही नामों को आप याद रखिएगा, महापुरोहित और धर्मलेखी या 10 मूली। ठीक है, अगला पुलिस प्रबंध से संबंधित पुलिस विभाग में जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था उसे दंड पासिक कहा जाता था और चोर को पकड़ने वाले जो छोटे पुलिस अधिकारी होते थे उन्हें चोरों द्वारणिक या दुष्ट साधक कहा जाता था। इसी तरह लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाले भी विशेष पुलिस होते थे, जिन्हें चाट कहा जाता था एवं शांति व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यक्तियों को भाट कहा जाता था।
तो याद रखिएगा, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी दंडपाशिक, चोरों को पकड़ने वाला चोरोद्वारणिक या दुष्ट साधक, और लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाला पुलिस चाट एवं शांति व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यक्ति भाट कहलाते थे। इसके बाद परराष्ट्रीय विभाग या विदेश विभाग होता था, जिसका प्रमुख अधिकारी जो है वह महासंधि विग्रहक होता था। युद्ध एवं प्रतिरक्षा के लिए युद्ध एवं प्रतिरक्षा विभाग होता था। कलचुरी साम्राज्य में चतुरंगी सेना थी, यानी कि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चारों प्रकार की सेनाएं इस साम्राज्य में विद्यमान थी। सर्वोच्च सेनापति जो होता था वह राजा होता था एवं सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे सेनापति, साधनिक या महासेनापति कहा जाता था। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च सेनापति राजा ही होता था, परंतु सेना का एक सर्वोच्च अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था जिसे सेनापति या साधनिक या महासेनापति कहा जाता था। इसके बाद प्रत्येक जो सेना होती है उनके प्रमुखों को देख लेते हैं। हस्ती सेना का जो प्रमुख होता था, यानी हाथी वाली सेना का जो प्रमुख होता था उसे महापीलुपति कहा जाता था, और अश्व सेना का जो प्रमुख होता था उसे महाअश्व साधनिक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो दो अन्य सेनाएं थी उनके प्रमुखों का नाम यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं और स्थानीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर गांवों के स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु पंचकुल नामक संस्था का गठन किया जाता था, जिसमें सदस्यों की संख्या 5 एवं अधिकतम होती थी 10। ठीक है, यानी सदस्यों की संख्या 5 से 10 के बीच होती थी। इनमें जो पंचकुल के सदस्य होते थे उन्हें महत्तर कहा जाता था, और इनका चयन नगर एवं गांव की जनता के द्वारा किया जाता था। और इन महत्तरों के जो प्रमुख होते थे, यानी पंचकुल के जो प्रमुख होते थे, उन्हें महत्तम कहा जाता था। ठीक है, तो पंचकुल के सदस्य कहलाते हैं महत्तर, और इनके जो प्रमुख होते हैं उन्हें महत्तम कहा जाता है। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंचकुल जो व्यवस्था है या जो संस्था थी जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी, इसका संबंध किस वंश से है? तो याद रखिएगा, यह कलचुरी वंश से संबंधित है। इसके बाद हम कलचुरी वंश की सामाजिक स्थिति को देख लेते हैं। तो कलचुरी कालीन समाज में केवल 3 वर्णों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण वर्ण के बारे में देख लेते हैं। तो मंत्री के जो पद होते थे वो प्रायः ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे। इन ब्राह्मण विद्वानों में पंडित गोपाल मिश्र और उनके पुत्र पंडित माखन मिश्र और पंडित भगवान मिश्र जो हैं वह प्रसिद्ध रहे हैं। इसके बाद क्षत्रिय राजा स्वयं को मानते थे, और वैश्य जो थे वह व्यापार और उद्योग के मुख्य सूत्र होते थे। इसके बाद कायस्थ के बारे में भी इनका जानकारी मिलता है। यह जो जाति होती थी वह ब्राह्मणों के समान ही विद्या के प्रेमी थे। इसके अतिरिक्त खल्लारी से एक कलचुरी लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें देवपाल नामक एक मोची जाति के व्यक्ति के द्वारा खल्लारी में विष्णु मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप याद रखिएगा कि मोची भी एक जाति थी जो कि कलचुरी साम्राज्य के समय विद्यमान थी। इसके बाद कलचुरी समाज में स्त्रियों की स्थिति को देख लेते हैं। तो कलचुरी साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उन्हें समाज में अच्छा स्थान प्राप्त था। कलचुरी नरेश जाजल्यदेव प्रथम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित करके उसे मंत्री एवं पत्नियों सहित कैद कर लिया था, परंतु जाजल्यदेव प्रथम की जो माता थी गुण महादेवी, उनके अनुरोध करने पर उन्होंने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कलचुरी काल में बहुत अच्छी थी। इस युग में बहुविवाह प्रथा का जो प्रचलन था वह विद्यमान था, और इसके साथ ही इस समय सती प्रथा भी प्रचलित थी। इसके बाद कलचुरी काल के धार्मिक स्थिति को देख लेते हैं। तो कलचुरी कालीन जो समाज था, जो राज व्यवस्था थी, उनमें शैव धर्म प्रमुख रूप से प्रसिद्ध था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक परम शैव थे, यानी शैव के भक्त थे। यहाँ पर रत्नपुर के रत्नेश्वर महादेव मंदिर शैव होने के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त रतनपुर का जो मंदिर है उसके गेट पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म के
जो साक्ष्य हैं वह खल्लारी का विष्णु मंदिर है, और शाक्त धर्म यानी शक्ति की पूजा भी यहाँ बहुत अधिक प्रचलित थी। यहाँ के जो सिक्के थे उसमें लक्ष्मी की मूर्ति यानी कि लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। इसके अतिरिक्त सिरपुर में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं, पाली के शिव मंदिर के बाहर दक्षिणी भाग में चामुंडा की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ शक्ति या शाक्त धर्म जो था वह प्रचलित था। इसके अतिरिक्त कलचुरी राजा सूर्य की उपासना भी करते थे। पाली जांजगीर की जो मंदिर है वह पूर्ण रूप से नहीं निर्मित हुई थी, परंतु उसकी दीवारों पर सूर्य की प्रतिमाएं मिली हैं। इसके बाद कलचुरी कालीन शिक्षा और साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो पुजारी पाली शिलालेख से नारायण नामक एक संस्कृत भाषा के कवि के बारे में उल्लेख मिलता है, जिन्होंने रामा अभ्युदय नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा गोपाल मिश्र के बारे में मैंने आपको बताया था। इनकी जो प्रमुख रचना रही है वह रही है अद्य खूब तमाशा, सुदामा चरित, जैमिनी, रामायण प्रताप। रामायण प्रताप को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, इसे उनके बेटे माखन मिश्र कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने चिंतामणि की रचना की थी। इसके बाद दूसरे जो कलचुरी कालीन कवि मिलते हैं वे हैं बाबू रेवा राम। कलचुरी काल के कवि रतनपुर के क्षेत्र से संबंधित थे। बाबू रेवा राम जो है उनका संबंध कलचुरी काल से है, और इनका जो क्षेत्र है वह रतनपुर से संबंधित है। याद रखिएगा, ये दोनों ही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। बाबू रेवा राम एक आधुनिक काल के कवि हैं। इसके संबंध में भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि बाबू रेवा राम का संबंध किस काल से है, तो इनका संबंध आधुनिक काल से है। इनकी रचनाओं को देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इनकी रचना रही है विक्रम विलास, रत्नपुर का इतिहास, रामाश्वमेघ और गीता माधव। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। बाबू रेवा राम की रचना रही है विक्रम विलास, रत्नपुर का इतिहास, रामाश्वमेघ और गीता माधव। ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।